नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम 11th क्लास का जो एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत की बुक है रिटन बाय R.S. शर्मा, उसका चैप्टर नंबर 8 जो अध्याय 8 है, इसका जो हेडिंग है वह है आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक युग। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हम इस स्टाइल से पढ़ाते हैं कि सबसे पहले हम टारगेट को बताते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या सवाल का आंसर देना है, किस किस क्वेश्चंस को करना है, वही हमारा टारगेट होता है। टारगेट जब क्लियर हो जाता है तो पढ़ना बड़ा ही रोचक हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें जो पहला सवाल है वह कहता है निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे मंडल क्या है, दास क्या है, दस्यु क्या है, पंचजन, जन, गविष्टि, राजन, सभा, समिति, ग्रामनी, विष, पितृतंत्रात्मक, ये सारे टर्मोलॉजीज हैं। इनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टर्मोलॉजीज बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में या अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए ये टर्मोलॉजी आपके टिप पे होनी चाहिए। जो दूसरा सवाल है वह कहता है आर्य शब्द के विविध प्रयोगों की खोज करें। अब कहता है जब इसका प्रयोग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आ बसने वाले जन समूहों के लिए किए जाते हैं, तब इसका अर्थ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। समझ में आइएगा, 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब बसने वाले जन समूह के लिए जब आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है, इसको बताना है। तीसरा कहता है ऋग वैदिक लोगों के भौतिक जीवन का चित्रण करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ऋग वैदिक लोगों को, उनको बताना है। क्या उन लोगों को कृषक जन कहना ठीक होगा, विवेचन करें। आगे कहता है ऋग वैदिक युग की राजनीतिक पद्धति का वर्णन करें, उनके जनजातीय स्वरूप का निरूपण करें। आगे कहता है ऋग वैदिक लोग किन किन देवों को क्यों पूजते थे, इनके बारे में बताना है और उनकी जो उपासना विधि है वह क्या है, इनको बताना है। अगला कहता है ऋग वैदिक लोगों के सामाजिक संगठन और पारिवारिक व्यवस्था का वर्णन करना है। आगे इस अध्याय में जिन लोगों का विवेचन हुआ है वे ऋग वैदिक लोग क्यों कहलाते थे, इन सारी बातों को आपको बतानी है। क्लियर। इस चैप्टर में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे टर्मोलॉजीज, बहुत सारे एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में चर्चा किया गया है। वो हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसमें यूराल माउंटेन के बारे में बताया गया है कि यूराल माउंटेन है, तो ये जो एरिया है आपका, ये यूराल माउंटेन वाला एरिया है। ये यूराल माउंटेन एशिया को और यूरोप को दो अलग अलग भागों में बांटता है। यूराल माउंटेन से अगर ईस्ट की ओर चले जाएंगे तो एशिया है, और यूराल माउंटेन से अगर वेस्ट की ओर चले जाएंगे तो यह यूरोप है। इन दोनों पार्ट पे रसिया का कब्जा है, तो इसीलिए यह जो एशिया वाला पार्ट है यह रसिया का पार्ट है, और इधर जो यूरोप वाला पार्ट है ये भी रसिया का पार्ट है। तो रसिया यूरोप में और रसिया एशिया में, ऐसे करके इसमें बताया गया है। तो यूराल माउंटेन आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपको कई बार वेस्ट एशिया या पश्चिम जो एशिया है उसकी बात किया जाएगा। तो इस मैप में ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट है। इसमें कौन कौन कंट्री आता है ये देख लीजिएगा। ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान है ना, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, लेबनान, इजराइल, कतर, बहरीन, कुवैत है ना, और यूएई। ये सारे जो है ये वेस्ट एशिया का पार्ट है। जो पश्चिमी एशिया है इसको कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है वो है सेंट्रल एशिया। बार बार सेंट्रल एशिया की बात इसमें किया जाएगा। और एक जगह काकिकस भी यहाँ पे आएगा। तो काकिकस कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया किसको कहा जाता है। ये जो 5 कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तान,
ये पांचों कंट्री सेंट्रल एशिया का पार्ट कहलाता है। इसको अच्छी तरह से जान लीजिएगा कौन कौन कंट्री है, इसमें किस कंट्री का पार्ट चाइना से टच होता है, किस कंट्री का पार्ट ईरान से टच होता है, किस कंट्री का अफगानिस्तान से टच होता है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है। चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, इन तीनों कंट्री से किसका बॉर्डर टच होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 कंट्री ये हो गया। और ये जो एरिया है ये कॉकेकस एरिया है, इसको और अभी हम मैप में दिखाएंगे। और ये एरिया जो है ब्लैक सी वाला हो गया और ये कैस्पियन सी हो गया। अर्थात कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच वाला जो ये पार्ट है इसको कॉकेकस एरिया कहा जाता है। यहाँ पे 3 कंट्री मेन है, एक जॉर्जिया है, एक आर्मेनिया है और तीसरा अजरबैजान है। समझ में आ रहा है? अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया ये। और ये देखिए ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये इराक है, ये सीरिया है और ये तुर्की है, ये यूक्रेन है ना। और ये आपका ब्लैक सी में, ठीक है, ये वाला पार्ट आप समझ रहे हैं। अभी इस पे युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ये आपने देख लिया, समझ लिया। चलिए आगे बताते हैं आपको। हाँ, तो ये जो कॉकेकस वाला एरिया है ये बहुत बड़े मैप में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉकेकस जो है, ग्रेट कॉकेकस ये हो गया और ये लेसर कॉकेकस हो गया। तो ये याद रखिएगा, ये अजरबैजान हो गया, ये आपका जॉर्जिया हो गया, ये आपका आर्मेनिया हो गया और ये तुर्की हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक माउंटेन है जिसको बोला जाता है अल्बुर्ज। ये इस कॉकेकस की सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो अल्बर्ज ही है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो ये समझ में आ गया, ये आपका ब्लैक सी हो गया है ना, ये ब्लैक सी, और इधर आपका आ जाए तो कैस्पियन सी हो गया। इन दोनों के बीच में ये कॉकेकस का एरिया है। चलिए आगे बढ़ें। ये आल्प्स माउंटेन है, ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा आल्प्स माउंटेन वाला एरिया है। यहाँ पे देखिए तो ये फ्रांस को भी टच करता है, स्विट्जरलैंड को टच करता है, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, स्लोवेनिया को, इटली को, इन सब को टच करता है। इस तरह से आप याद रखिएगा आल्प्स माउंटेन की बात। आगे अगर हम बात करें तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये रसिया वाला पार्ट हो गया, ये फिर सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे 2 और कंट्री है यहाँ पे, है ना, उज्बेकिस्तान ये हो गया, है ना, किर्गिजिस्तान और ये ताजिकिस्तान हो गया। ये पूरा पिक्चर हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए भारत से। ये आपका इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिजिस्तान, ये ताजिकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये कजाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। ये वाला जो पार्ट है ये आपका है ना, ये यूराल माउंटेन वाला पार्ट है। इस साइड भी रसिया है, इस साइड भी रसिया है। ये यूरोप में जो रसिया का पार्ट है वो है, ये एशिया में जो रसिया का पार्ट है ना, ये है। ये आप अगर देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आल्प्स माउंटेन है। यही सारी बात इसमें डिटेल से हमने बिगर पिक्चर में दिखाने की कोशिश किया है। ये मंगोलिया है, ये चाइना है, ठीक है। आगे बढ़ें तो ये देखिए स्वात वैली बार बार चर्चा में आएगा इसमें। तो ये स्वात वैली कहाँ है, तो ये देखिएगा पाकिस्तान में एक जगह है, इसको स्वात वैली कहा गया है। आगे अगर हम बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया और ये चाइना। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो रिवर है ये इंडस है ना। ये कौन सा रिवर है, इंडस है। इधर से शुरुआत होता है इसका, ये इंडस है। आप देखिए इसका रूट देखिए, ध्यान से देखिएगा। इंडस को समझना बहुत जरूरी है अगर आप ऋग वैदिक के बारे में जानना चाहते हैं। इंडस हो गया, इंडस में इधर से आकर के झेलम हो गया, चेनाब हो गया और ये झेलम ही आगे यहाँ पे आके बढ़ती है। तो ये चेनाब झेलम में आके मिलती है। ये रिवर जो है व्यास रावी है और ये व्यास है। रावी के तट पे एक युद्ध हुआ है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो उस समय अगर मैं कहूँ कि रावी पे तट पे एक युद्ध हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस रावी की बात कर रहा है। ये सतलज है, याद रखिएगा। ये एक काबुल रिवर है, इस चीज को याद रखिएगा। यही स्वात करके एक रिवर है, स्वात रिवर के जो वैली है इसको स्वात वैली बोलते हैं। काबुल रिवर है, इसका उस समय में जो है कुंभा करके इसका नाम था। तो कुंभा और आज का रिवर काबुल दोनों सेम ही है ना। ये
गुमल करके एक रिवर है। ये काबुल जो है एक शहर है, काबुल रिवर पे, काबुल जो आज अफगानिस्तान की राजधानी है। और ये आपका न्यू दिल्ली है, ये आपका सतलज है। समझ में आ गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, और आपका ये रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, और ये आपका इंडस हो गया। इंडस में इधर से काबुल मिलती आकर के मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इस मैप को देख लिए, क्लियर। सप्त सिंधु वाला एरिया बार बार चर्चा में आएगा। तो ये देखिए, ये 5 रिवर तो ये हो गया है ना। छठा रिवर जो है इंडस है। एक रिवर और है जिसको सरस्वती कहते हैं, ये रिवर बार बार चर्चा में आएगा। तो इसी में एक जिसको आज घग्गर हाकरा वाला एरिया होता है हरियाणा में, वहीं पे उसी को सरस्वती रिवर कहा जाता है। इन सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी ये सरस्वती रिवर अभी लुप्त है। चलिए, ये मैप को और मैंने आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश किया है। ये आपका जो है इंडस रिवर है, ये स्वात वैली है, ये काबुल रिवर है, और एक बार बार चर्चा में आएगा हेलमंद रिवर। ये हेलमंद रिवर के लिए मैं ये मैप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रिवर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सीर दरिया, और ये जो रिवर दिख रहा है इसको बोलते हैं अमू दरिया। यही सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये ताजिकिस्तान हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिजिस्तान हो गया, ठीक है। इधर एक तुर्कमेनिस्तान होगा, एक उज्बेकिस्तान होगा। यही सब रिवर यहाँ पे, ये उज्बेकिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सारे हैं। तो ये सारा चीज़ आप मैप में अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखिएगा, तो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। हेलमंड बार बार आएगा, गोमल करके एक रिवर के बारे में आता है बार बार, काबुल के बारे में आता है, कुंभा के बारे में आता है, स्वात वैली के बारे में आता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए, अब हमारा ये जो कंसेप्ट है ये लगभग हमारा, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूल निवास स्थान और पहचान। ये जो सब हेडिंग है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। कहता है, ये कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक प्रकार की थी। तो पर ये याद रखिएगा, ये कहता है कि सारे आर्य लोग एक नस्ल के थे, ये कहना कठिन है, पर उनकी जो प्रारंभिक संस्कृति थी वो करीब करीब एक ही प्रकार थे। मतलब कल्चरली अगर कहा जाए तो वो बहुत ही क्लोज थे, सब लगभग एक ही जैसे थे। लेकिन सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, ये कहना गलत है, क्योंकि नस्ल अलग है, आर्य एज ए कल्चर है। आर्य जो है नस्ल है या नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है। कहता है कि जो आर्य लोग थे ये हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे। मतलब हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग थे। कौन? तो ये आर्य थे, जो अपने परिवर्तित रूपों में आज भी समूचे यूरोप और ईरान में तथा भारतीय उपमहादेश के अधिकतर भागों में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता है हिंद यूरोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली की बात किया जाता है। आज भी इस इंडो यूरोपियन फैमिली के बहुत सारे जो लैंग्वेज है वो यूरोप में, ईरान में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्री में बोला जाता है। याद रखिएगा, कहते हैं आर्यों का जो मूल निवास था वो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में था। मैंने आपको दिखा दिया आल्प पर्वत कहाँ है, और उसका पूर्वी क्षेत्र होगा तो जो यूरेशिया कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि यूरेशिया क्या है। यूरेशिया अगर कहें तो वास्तव में जो आल्प्स पर्वत है उसके पूरब और जो यूराल पर्वत है उसके पश्चिम, ये जो एरिया है उसको यूरेशिया वाला एरिया कहा जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, आल्प्स जो पर्वत है वो मैंने आपको बता दिया, और जो यूराल पर्वत है वो भी मैंने बता दिया। आल्प्स पर्वत के पूरब और यूराल पर्वत के पश्चिम, ये जो एरिया है उसको यूरेशिया कहा जाता है। कहीं पर बतलाया जाता है ना, इसी यूरेशिया वाले एरिया में कहीं पर इनका जो मूल है वह निवास था, यह बताया जाता है। कहते हैं आज का जो कुत्ता है, घोड़ा है, और जो कुछ पशुओं के नाम है, और भूर्ज, देवदारू, मैपिल आदि जो कुछ वृक्ष के नाम हैं, सभी हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंद यूरोपीय भाषाएं में जो फैमिली है इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। इन सारी भाषाओं में ये जो पशु के नाम हैं और ये जो वृक्ष के नाम हैं, हर भाषा में यही नाम पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये सारी भाषाएं जो है सारी बहनें हैं, सारी सिस्टर्स हैं, और वो एक ही फैमिली के हैं। क्लियर? ये समान शब्द यूरेशिया के पौधे और पशुओं के वाचक है। अगर यूरेशिया वाला रीजन की बात करें, वहां पे जो पौधे हैं और जो वहां पे पशुएं हैं,
उनके लिए ये सारे टर्मोलॉजीज आए हुए हैं। यही बात इस लाइन में कहा गया है। कहता है इससे भी प्रकट होता है कि आर्यजन नदियों और वनों से परिचित थे। मतलब जो आर्यजन थे वो नदी हो और जो वन है उनसे परिचित थे। कहता है लेकिन यह एक विचित्र बात है कि पर्वतवाचक समान शब्द कुछ ही आर्य भाषाओं में है, हालांकि आर्यों ने अनेकों पर्वतों को पार किया। ये कह रहा है कि पर्वत से मिलता जुलता पर्वत के लिए जो शब्द है वो बहुत ही कम है, जबकि आर्य लोग अनेकों पर्वतों को पार किए। ये आश्चर्य की बात है। आगे कहता है उनका जो धंधा था मुख्यतः पशुचारण था, कृषि का स्थान गौण था। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछा दे दी, एकदम स्टेटमेंट दे दिया गया है कि आर्य का मुख्य धंधा पशुचारण था, कृषि का स्थान गौण था। यह स्टेटमेंट सही है या गलत, तो इसको अलर्ट होकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इनका मुख्य जो धंधा था वो पशुचारण था, कृषि उस समय में इनके लिए गौण था। आर्यों के समाज में पुरुष की प्रधानता थी, ये बात क्लियर हो गया। आर्य समाज कैसा था? तो पुरुष प्रधान था, पैट्रियार्टिकल था, मैट्रियार्टिकल नहीं था। आर्यों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। किस जानवर का महत्व था सबसे अधिक? तो घोड़े का था। अब याद कीजिए, कंपेयर करके देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता जो इसे पहले पढ़े हैं तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े बहुत ही रेयर ही मिले हैं। पॉइंट। तो कहता है कि आर्यों के जीवन में अगर देखा जाए तो घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण पालतू मतलब बहुत महत्वपूर्ण जानवर था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्राब्दी में काला सागर, ब्लैक सी और यूराल पर्वत के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए 6ठी सहस्राब्दी मतलब 6000 BC की बात कर रहा है। कहाँ पे? तो जो काला सागर है मतलब ब्लैक सी, अभी मैंने आपको मैप में दिखा दिया है, और जो यूराल पर्वत है ये भी मैंने मैप में दिखा दिया है। इस क्षेत्र में 6000 BC के आसपास घोड़ा को पाला जाता था। क्लियर हो रहा है मैप में? ओके। 300 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 हड्डियां मिली है। अब जो एक्सकेवेशन हुआ है उससे जो घोड़े की हड्डियां मिली है वो लगभग 60,000 घोड़े की हड्डियां मिली है। और ये जो हड्डियों का जो टेस्ट हुआ है उससे पता चलता है कि इनका जो टाइम पीरियड है 3000 ईसा पूर्व का है। घोड़े की तेज रफ्तार के कारण आर्यों और उनके सहयोगी जनों को लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी एशिया में चढ़ाई करने में सफलता मिली। अब देखिए मूल निवास कहाँ है और पश्चिमी एशिया में वो आते हैं। पश्चिमी एशिया कौन कौन सा भाग है? अभी मैंने मैप में दिखा दिया कि 2000 BC में ये लोग अपने मूल निवास से निकल करके पश्चिमी एशिया की ओर आना शुरू कर दिया। और इनके पास जो घोड़ा था जो कि तेज रफ्तार का था, इस घोड़ा ने पश्चिमी एशिया पे चढ़ने में या इस पे कब्जा करने में मदद किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पश्चिमी एशिया भी दिखा दिया, इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था वो भी मैंने बता दिया। आगे कहता है भारत आगमन के क्रम में, अब भारत जब आए हैं इस क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया भी आए, सेंट्रल एशिया जो मैंने आपको बताया 5 कंट्री सेंट्रल एशिया का है, और ईरान पहुंचे। भारत आने के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान पहुंचे थे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। भारत में जो आर्यों की जानकारी हमें मिलती है तो उसका सोर्स क्या है? तो वास्तव में इस समय हमारे ऋग्वेद जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। कई बार स्टेटमेंट दे दिया है कि जो हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं उनमें जो पुराना ग्रंथ है सबसे, वह कौन है? तो वो ऋग्वेद है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख लगभग 36 बार किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यह 36 बार हुआ है। पर सामान्यतः इससे सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। मतलब आर्य शब्द से सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है, आर्य शब्द से नस्ल का बोध नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आर्य शब्द जो नस्ल है उसको इंगित करता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। आर्य शब्द वास्तव में एक सांस्कृतिक समुदाय को इंगित करता है, यह स्टेटमेंट सही है। कहता है ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। मतलब ऋग्वेद में क्या है? स्तुतियां हैं। किन की? इन 4-5 देवताओं की जो स्तुतियां की गई है उसको ऋग्वेद में संग्रहित की गई है। इनका रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है ना। ऋग्वेद की रचना किसने की है? तो बहुत सारे ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है।
इसमें 10 मंडल है। मतलब ऋग्वेद में कितने भाग हैं, तो 10 भाग हैं या 10 मंडल। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद में कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। कहता है इसमें जो 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है ये प्राचीनतम अंश है, और जो प्रथम है और जो 10 मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अब ये अवेस्ता क्या है ये बताया गया है कि अवेस्ता वास्तव में ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ है, और हमने बताया है कि भारत में आने के क्रम में आर्य लोग सेंट्रल एशिया और ईरान से होकर के ही आए थे, और ईरान की जो वहां पे भाषा है उस भाषा में लिखा गया जो ग्रंथ है वो अवेस्ता है। ये एक प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के भी नाम समान है। अगर हम अवेस्ता की तुलना करें ऋग्वेद से तो दोनों में बहुत सारे देवताओं का नाम और बहुत सारे सामाजिक वर्गों का नाम समान रूप से पाया गया है। दोनों में समानता है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे अगर हम कहें पर हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना, अब देखिए नमूना, अब आर्कोलॉजिकल एविडेंस की बात इस पैराग्राफ में किया गया है। कहता है हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना अगर की बात करें तो इराक में, मैंने आपको बताया था ईरान के बगल में इराक है, वेस्ट एशिया का पार्ट है। इराक में लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख मिला है। बाद में इस तरह के नमूने अनातोलिया, जो कि तुर्की में, मैंने तुर्की भी कहा है वो भी मैंने बताया कि तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी की एक हिटाइट अभिलेख में मिलता है। हिटाइट एक प्लेस का नाम है, वहां जो अभिलेख मिला है उसके नाम पर हिटाइट अभिलेख बताया गया है। अर्थात हिटाइट अभिलेख में आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो मिला है वो किसका मिला है, तो हिंद यूरोपीय भाषा का मिला है। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मित्तन्नी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। मतलब तुर्की में भी मिला है, उसके बाद ईरान में भी मिला है, उसके बाद इराक में भी मिला है, उसके बाद सीरिया में भी मिला है। देखिए सारे ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं, यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है, इनमें आर्य का नाम उल्लेखित किया गया है। उनसे पश्चिम एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आर्य भाषा जो के लोग जो बोलते थे, आर्य भाषा बोलने वाले लोग इस एरिया में रहते थे। लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का कोई अभिलेख नहीं मिला है। मतलब भारत में अभी तक इस तरह का कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। बात क्लियर? आगे कहता है भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन कब हुआ है, तो 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ है, और उनका जो आगमन हुआ है का यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस इनके आगमन का, इनके एंट्री का हमें नहीं मिला है। आर्य लोग क्या करते थे, शायद वे छेद वाली कुल्हाड़ियां प्रयोग करते थे। याद रखिएगा नियोलिथिक पेज की बात करें तो उस समय तक लोग हाथ के कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, उस पत्थर के कुल्हाड़ी को हाथ से पकड़ते थे। लेकिन ये छेद वाली कुल्हाड़ी, मतलब उसमें छेद था और उसमें कुछ यूज किया जाता था, लकड़ी लगा दिया जाता था ताकि किसी चीज को काटने में आसानी हो। कांसे की कटारों और खड़गों का प्रयोग करते थे। ये आर्य वाले लोगों की जो है ये विशेषता है। अगर ये 3 चीज मिल रहा हो तो समझिएगा कि वो आर्य लोगों का है। ये हथियार पश्चिमोत्तर भारत में मिले हैं, पश्चिम और उत्तर जो भारत है वहां मिले हैं। कहता है मध्य एशिया में दक्षिण तजाकिस्तान, मैंने मध्य एशिया में 5 कंट्री है, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है, उसमें एक तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान का जो साउथ वाला पार्ट है उसकी बात करता है, और बगल में पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है, मैंने स्वात घाटी कहा है ये भी बता दिया। स्वात एक रिवर है, उसकी जो घाटी है उसको स्वात घाटी कहा जाता है। मतलब तजाकिस्तान के दक्षिणी वाला पार्ट और स्वात घाटी वाले पार्ट में घोड़े होने और सब दाह प्रथा के प्रचलन के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। भले ही भारत में नहीं मिला हो, लेकिन पाकिस्तान के जो स्वात घाटी है वहां पे घोड़ा और सब दास जो सब है उसको जो दाह किया जाता है, संस्कार है, उसके हमको पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। इस प्रकार के साक्ष्य पाकिस्तान के पिराक क्षेत्र और उसकी गोमल घाटी में भी 1500 ईसा पूर्व के लगभग मिलते हैं। गोमल नदी के एरिया के में जो है गोमल घाटी, उस इलाके में भी 1500 ईसा पूर्व के हमें इस तरह के एविडेंस मिलते हैं। याद रहे कि सुवास्तु और गोमती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ये देखिए कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में किन किन नदियों का उल्लेख है।
तो उसमें एक ऑप्शन में सुवास्तु दे दिया, दूसरे में गोमती दे दिया और 2-3 दे दिया और बोलता है कि ये और कभी लिख देता है ऑप्शंस में कि इसमें से सभी। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में किस किस नदी का जिक्र किया गया है, तो सुवास्तु रिवर का जिक्र किया गया है, गोमती रिवर का जिक्र किया गया है। आरंभिक आर्यों का याद रखिए कि ये गोमती वो गोमती नहीं है, ये यूपी में है, वो गोमती नहीं है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये गोमती जो है अभी अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये रिवर बहती है, वहां पे है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा में था। मतलब जो भारत में आने वाले आरंभिक आर्य थे, देखिए भारत में जो आर्य आए वो कई एपिसोड में आए, कई श्रृंखलाओं में उनका आगमन हुआ। तो जो आरंभिक आर्य आए उनका जो निवास था तो कहता है पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है वहां पे इनका निवास स्थान था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा नदी, जिसको आज हम काबुल नदी कहते हैं, कुछ नदियों तथा सिंधु और उनकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है। तो फिर आ गया, ऋग्वेद में कुंभा नदी का उल्लेख है कि नहीं, तो हाँ है। सिंधु का है कि नहीं, हाँ है। उनकी जो 5 सहायक नदी भी मैंने बताया था, सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, उनका उल्लेख है। सिंधु आर्यों का सबसे प्रमुख नदी था, याद रखिएगा सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी के बारे में ये सिंधु नहीं है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती है। तो कहता है सबसे प्रमुख नदी अगर कोई है तो वो सिंधु है। इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रिवर कौन है, सबसे प्रमुख नदी कौन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। सबसे जो प्रमुख रिवर है वो कौन है, तो वो है आपका सिंधु, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, अर्थात ऋग्वेद में इनका बार बार उल्लेख हुआ है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, जिसे नदी तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। तो प्रमुख नदी और सर्वश्रेष्ठ नदी दोनों में अंतर होता है, एक प्रमुख है सिंधु और दूसरा सर्वश्रेष्ठ है सरस्वती। यहां तक क्लियर। आगे कहता है इसकी पहचान, किसकी पहचान, तो सरस्वती की पहचान हरियाणा और राजस्थान में घग्गर और हाकरा के सूखे स्रोतों से की जाती है। मतलब ये घग्गर और हाकरा कभी इस एरिया में बहती थी, आज वो सूख गया है। उनकी पहचान मतलब घग्गर और हाकरा जो है वास्तव में सरस्वती नदी ही थी। आगे कहता है परंतु ऋग्वेद में की गई सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि यह अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती आधुनिक हेलमंद नदी है। तो ये क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। हेलमंद नदी कहाँ है अफगानिस्तान में, वो मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ। तो ये बोलता है कि ऋग्वेद में जो सरस्वती की चर्चा की गई है और यह अवेस्ता में भी, जो अवेस्ता ईरान की जो एक लिटरेचर है उसमें भी कहा गया है कि जो सरस्वती की चर्चा किया गया है, अवेस्ता के आधार पर ऐसा लगता है कि यह नदी जो है, जो सरस्वती है, वास्तव में हेलमंद नदी है जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में है। संभवतः आर्य लोग तांबा कहां से प्राप्त करते थे, तो राजस्थान में एक जगह है खेतरी के खान से प्राप्त करते थे। आर्य लोग यहाँ प्रथमतः बसे। यह सारा प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेशों का देश कहलाता है ना। आर्य लोग जहां सबसे पहले बसे उस एरिया को क्या कहा गया, तो सप्त सिंधु, 7 नदियों का देश। 7 नदी को मैंने आपको बता दिया, एक तो सिंधु हो गया, 5 उसकी सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास और एक और सरस्वती। ये 7 को मिला दीजिए तो उस एरिया को सप्त सिंधु का एरिया कहा गया। पर इसमें अफगानिस्तान का भाग भी पड़ता है, सप्त सिंधु में अफगानिस्तान का भी पार्ट होता है, इसको याद रखिएगा। आगे भारत में आर्य लोग कई खेपों में आए, मतलब कई एपिसोड में आए। सबसे पहले के खेप में जो आए हैं ऋग्वेदिक आर्य थे, जो इस उपमहादेश में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। मतलब कई खेप में आए हैं ये। तो पहला जो खेप था वह जो आने वाले आर्य लोग थे उसको ऋग्वेदिक आर्य कहा गया। और ये कब आए थे, लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। उनका दास दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऋग्वेदिक आर्य लोग यहाँ आए थे तो उनका जो संघर्ष हुआ, तो उनका दास और दस्यु नाम के जो लोकल वहां पे जन थे उनसे संघर्ष हुआ। क्योंकि दास जनों का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य में भी मिलता है, इसलिए प्रतीत होता है कि वे पूर्ववर्ती आर्यों की एक शाखा में पढ़ते थे। अब कहता है देखिए, अवेस्ता जो कि ईरान की एक प्राचीनतम ग्रंथ है, वहां में भी मतलब चूंकि ईरान की जो साहित्य है उसमें भी दास शब्द यूज किया गया है। और आर्य लोग सेंट्रल एशिया ईरान होते हुए भारत में आया है। तो अगर
ईरान के साहित्य में भी दास शब्द मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आर्य है, आर्य से पहले जो ऋग्वैदिक आर्य से पहले जो आने वाले आर्य थे वही लोग दास कहलाए। इस बात को फिर समझिएगा, दास और दस्यु में अंतर है। दास वो है जो ऋग्वैदिक आर्य के पहले वाले आर्य थे, जो कि ऋग्वैदिक आर्य से पहले भारत में आए थे, उसको पूर्ववर्ती आर्य कहा गया है और वही दास कहलाए। ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत वंश के राजा देवोदास ने संबर को हराया। अब देवोदास एक राजा था, इसका मतलब ये पूर्ववर्ती एक जो आर्य है उस ट्राइब के राजा थे। इसने किसको हराया? तो संबर को हराया। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा देवोदास ने किसको हराया, ये कई बार स्टेटमेंट आ चुका है। या ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के कौन से वो राजा थे जिसने संबर को हराया, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। गॉट माय पॉइंट? यहाँ दास शब्द देवोदास के नाम में लगाता है, तो देवोदास के नाम में दास शब्द लगा हुआ है। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए हैं वो संभवतः इस देश के मूल निवासी थे। याद रखिएगा, जो दस्यु टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ के मूल निवासी के लिए था, और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह तस दस्यु कहलाया। मतलब कि जिसने इस दस्यु को हराने वाले राजा थे आर्य के, उनको ये उपाधि दिया जाता था तस दस्यु का। वह राजा दासों के प्रति कोमल था, परंतु दस्युओं का परम शत्रु था। दास तो वही थे जो आर्य से पहले वाले आर्य थे। ऋग्वैदिक आर्य से पहले वाले जो आर्य आए थे उसी को दास कहा गया, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी थे उसको दस्यु कहा गया। क्योंकि उनका संघर्ष यहाँ के मूल निवासी से सबसे ज्यादा कठिन था, इसीलिए उनके प्रति उनका व्यवहार जो है बहुत ही कठोर था, लेकिन जो दास थे उनके प्रति उनका कोमल व्यवहार था। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे कहता है, ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द बार बार उल्लेख मिलता है, पर दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है। दस्यु हत्या, क्योंकि युद्ध होगा तो दस्यु जो यहाँ के मूल निवासी थे उनकी हत्या हुई होगी, इसलिए ऋग्वेद में दस्यु हत्या टर्मिनोलॉजी आया है, पर दास हत्या नहीं आया है, क्योंकि ये आर्य लोग ही थे जो ऋग्वेद से पहले आए हुए थे, ऋग्वैदिक आर्य से पहले आए थे, इसीलिए इनकी हत्या नहीं की गई। दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। मतलब यहाँ के जो मूल निवासी थे वो लिंग पूजक थे। इससे पहले भी जो हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको बताया था, बहुत ही आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला है कि वहां पे लिंग पूजा का एविडेंस मिला है। तो ये कहते हैं कि मूल निवासी जो थे वो लिंग पे कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत जरूरी है। ऋग्वैदिक जो पीरियड है उसका और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनका, या लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उनसे अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कहता है ये तो लिंग पूजा करते थे, साथ ही साथ दूध के लिए पशुपालन का उपयोग नहीं करते थे, मतलब पालते नहीं थे। ये बात यहाँ कहा गया। ठीक है, जो आगे है वह है जनजातीय संघर्ष को लेकर के। कहता है हम यह तो नहीं जानते कि आर्यों के शत्रुओं का हथियार कैसा था, लेकिन इस बात की बार बार चर्चा हुई है ऋग्वेद में कि इंद्र ने आर्यों के जो शत्रु है उनको बार बार पराजित किया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, इसका अर्थ क्या हुआ? दुर्गों को तोड़ने वाला। ये कई बार पूछा चुका है कि किन देवताओं को पुरंदर कह करके संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। किसको कहा गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का मतलब क्या होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला। लेकिन आर्य पूर्व जनों के इन दुर्गों का हमें कोई पता नहीं है। आर्य से पूर्व के जो जन थे, जो लोग थे, उनका ये जो दुर्ग है इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कहता है कि हो सकता है कि ये जो दुर्ग होंगे ना अफगानिस्तान में रहे होंगे। बात कहता है कि देखिए जो तो सब ठीक है, आर्य लोग जो जीत रहे थे ना उसका कारण क्या था? तो कहता है उनका सबसे मेन कारण था अश्वचालित रथ। पॉइंट। और उन्होंने पश्चिम एशिया और भारत में पहल इन रथों को प्रचलित किया था। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया और भारत में सबसे पहले रथों का प्रचलन में लाने वाला कोई था तो वो आर्य लोग ही थे। आर्य सैनिकों के पास क्या क्या थे? तो कवच, जिसे वर्मन कहते हैं, और अन्य अच्छे अस्त्र भी थे। इसी कारण आर्य लोग जीतते चले गए। कहता है जो आर्य लोग थे ना वो दो तरह के संघर्ष में फंसा हुआ था। एक तो उनसे पूर्व के जो आर्य जन थे उनकी आर्य पूर्व जनों से लड़ाई हुई, और दूसरा उनका अपने ही लोगों के बीच संघर्ष होता रहता था।
ये जो आंतरिक जनजातीय संघर्ष था, इसके कारण जो आर्य समुदाय थे बहुत लंबे समय तक जर्जर अवस्था में रहा। कहता है कि अगर परंपरा को मान लें तो ऐसा माना जाता है कि आर्य के लोग 5 कबीलों में अर्थात जन में आए थे, जिनका जो समुदाय है उसको पंचजन कहा गया। इन 5 के नाम के कारण इनको पंचजन कहलाता था। लेकिन कहता है कि देखिए परंपरा अनुसार तो पंचजन थे, लेकिन इसके अलावा और भी जन रहे होंगे। ये जन आपस में लड़ते थे और कभी कभी इसके लिए आर्येतर जनों का भी सहारा लेते थे। मतलब ये आर्य लोग जो आपस में लड़ते थे तो इनके लिए एक आर्य दूसरे आर्य से लड़ने के क्रम में जो आर्य लोग नहीं थे, मतलब जो आर्येतर लोग थे, उनका भी सहारा लेते थे, उनका भी सहयोग लेते थे। कहता है कि भरत और त्रित्सु ये आर्यों के शासक वंश थे, है ना, रूलिंग डायनेस्टीज थे। ये कौन कौन? तो भरत और त्रित्सु। और कहता है जो पुरोहित थे इनके कौन? तो वशिष्ठ। इन दोनों वंशों के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, ये याद रखिएगा। वशिष्ठ किसके पुरोहित थे? तो भरत और त्रिस्तु के जो रूलिंग डायनेस्टी थे इनके पुरोहित थे। कई बार क्वेश्चन आ गया है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ये 2 पुरोहित हुए हैं। आगे विश्वामित्र की भी चर्चा होगी, तो पहले आप वशिष्ठ के बारे में जान लीजिए। भरत और त्रिस्तु के ये पुरोहित थे। कहता बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भारत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। समझ में आ गया? तो ये भरत कौन थे, उनके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा, ये बात क्लियर हो गया। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ये मतलब भरत कुल का जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। कहता है भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था। मतलब ये जो भरत राजवंश था, जो भरत डायनेस्टीज था, इनका 10 राजाओं के साथ विरोध था, संघर्ष था, उनसे उसका मनमुटाव था। इनमें 5 आर्य जनों के प्रधान थे और 10 में जो 5 थे वो आर्य जन के ही प्रधान थे और जो शेष थे वो आर्येतर जन थे, मतलब वो आर्य नहीं थे। 5 जन जो थे वो आर्य के थे और जो बाकी 5 थे वो आर्येतर जन थे। मतलब ये टोटल मिला के 10 और इनका जो विरोध था वो भरत राजवंश था। कहता भरत और 10 राजाओं के बीच एक लड़ाई हुई जिसको 10 राग युद्ध कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है 10 राजाओं के बीच। और ये पानी के लिए विश्व में सबसे पहले अगर कोई युद्ध हुआ है तो वो 10 राग युद्ध ही हुआ है, ये याद रखिएगा। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद कहता है यह जो युद्ध है यह परसुनी नदी के तट पे हुआ है और आज इस परसुनी नदी की जो पहचान है वो रावी नदी के रूप में की जाती है। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई और इस प्रकार भरतों की प्रभुता कायम हुई। मतलब भरत जो डायनेस्टीज था उनका जो राजा था उसका नाम था सुदास। ये जीते और भरत जो थे वो जो डायनेस्टी था उनका हेजेमनी एस्टेब्लिश हुआ, वो बहुत ही प्रभुत्व अपना स्थापित किया। पराजित जनों में एक था पुरुजन। 10 में थे जो 10 पराजित हुए, उसमें एक जन था पुरुजन जो सबसे महान थे। 10 में सबसे महान पुरुजन थे। बाद में कालांतर में यही भरत जो जीता हुआ वंश था, डायनेस्टी था, और पुरु जो कि हारा हुआ में सबसे ताकतवर था, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, मैत्री हो गई और दोनों के मिलने से एक नया कुल बना जिनको कुरु कहा जाता है। कुरु राजवंश हस्तिनापुर में जो राज करता था, महाभारत में ये वर्ड बार बार आया है, कुरु कुरु, है ना, प्रसिद्ध हुआ। तो कुरु किससे मिलके बना है? भरत और पुरु दोनों से मिलकर के कुरु बना है। ये कई बार सवाल आ चुका है। फिर कुरु जनों ने पंचालों के साथ मिलकर, अब देखिए भरत और पुरुओं के मिलने से कुरु मिला और कुरु जो है किससे मिल गया? तो पंचाल से साथ मिल गया। उच्च गंगा मैदान, मतलब गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे वेस्टर्न साइड है उसको उच्च गंगा का मैदान कहता है, एक मिडिल हो गया और एक लोअर गंगा का मैदान या पूर्वी गंगा का मैदान हो गया। पर अपना संयुक्त राज स्थापित किया। यहाँ कुरु पंचालों ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व प्राप्त कर लिया। यही कुरु पंचाल का जो संयुक्त शासन था ये उत्तर वैदिक काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका जो है रोल हुआ। आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं भौतिक जीवन का। किसका? तो ऋग्वैदिक लोगों का। कहते हैं ऋग्वैदिक आर्य के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास तो मिलता है। भारत में उनकी सफलता का जो कारण थे तो घोड़ा था, रथ था और कांसे के बेहतरीन हथियार थे, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के ही
मिले। संभवतः आर्य लोग ही, ऋग्वेदिक आर्य लोग ही आरा वाला पहिया, मतलब स्पोक, स्पोक समझते हैं, एक होता है कि आप देखते हैं स्पोक लगा हुआ होता है ना पहिया में, ये वाला जो पहिया है ना, सबसे पहला काकेकस के क्षेत्र में, काकेकस का क्षेत्र कौन सा है मैं पहले ही फोटो में आपको बता दिया है ना। काकेकस पे इब्रोज माउंटेन वही है, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, ये तीनों देश उसी काकेकस वाले एरिया में है। तो कहला है काकेकस के क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। क्या था? आरा वाला पहिया। जब वे इस उप महादेश के पश्चिमी भाग में बसे, मतलब भारतीय उप महादेश के पश्चिमी भाग में बसे, तब उन्हें राजस्थान में एक जगह है खेतरी, वहां के खानों से तांबा मिलता रहा होगा, ये एक अनुमान लगाया जाता है। कहता है ऋग्वेद के लोगों को खेती की बेहतर जानकारी थी, हाँ ना, ऋग्वेद के जो लोग थे ना, बेहतर रूप से खेती की जानकारी थी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग, जो ऋग्वेद का प्राचीनतम भाग है ना, ऋग्वेद में क्या है 10 मंडल है, 10 मंडल में कुछ ऐसे मंडल हैं जो कि प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम भाग है, उनकी बात कह रहा है। वहां पे फाल का उल्लेख मिलता है, हल में जो फाल लगा होता है ना, उसका उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रक्षिप्त पाठ मानते हैं। प्रक्षिप्त पाठ का मतलब होता है बाहर से जोड़ दिया जाने वाला पाठ। शायद वह फाल लकड़ी की रही होगी, ये जो फाल की बात कर रहा है ऋग्वेद में, वह कहता है कि लकड़ी की रही होगी। ऋग्वेद के लोगों को बुआई, कटाई और दौनी का ज्ञान था। विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी उन्हें जानकारी था। जहां वैदिक जन बसे, उन प्रदेशों के आर्य पूर्व जनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था। मतलब वैदिक लोग जहां बसे थे ना, उससे पहले के जो जन थे, जो कि आर्य पूर्व जन कहलाते थे, उनको भी खेती का अच्छा ज्ञान था। पर खेती का उपयोग शायद चारा पैदा करने के लिए अधिक किया जाता था, है ना। आज भी हम लोग चारा के लिए जौ बुनते हैं ना, तो कहता है वो जो खेती करते थे ना, तो पशु के चारा के लिए करते थे। आगे कहता है ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा गया है ना। गाय और सांड का इतना चर्चा है कि ऐसे लगता है जैसे वो पशुचारक ही थे। उनकी जो अधिकांश लड़ाइयां हैं वास्तव में गाय को लेकर शुरू हुई होती है। मतलब गाय उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, गाय के लिए ही वो आपस में लड़ जाते थे या दूसरे से लड़ते थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय, ऋग्वेद में कई बार युद्ध के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसको गविष्टि कहा गया है, गाय का अन्वेषण। कई बार सवाल आ चुका है कि गविष्टि का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। युद्ध का पर्यायवाची शब्द है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी, मतलब गाय जो है ना सबसे उत्तम धन है। कभी भी जब पुरोहित को दान दी जाती थी तो दक्षिणा की बात आती है तो उसमें आम तौर से गाय और दासियां होती थी। भूमि एज ए दान कभी न होता था। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे। भूमि उसका निजी संपत्ति नहीं था, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में जो लैंड है, ये कंसेप्ट वहां अभी नहीं आया था। लैंड पे, जमीन पे कब्जा करते भी थे तो गाय चराने के लिए, खेती करने के लिए या बसने के लिए करते थे। ये जो आज का कंसेप्ट है कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा भूभाग है, ये कंसेप्ट उस समय में नहीं आया था। आगे ऋग्वेद के में जो था ना, बढ़ई था, रथकार था, बुनकर था, चर्मकार था, कुम्हार था आदि शिल्पी का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि आर्य लोग में सभी शिल्पों का प्रचलन था। तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता है। अयस जब भी यूज हो तो इसका मतलब वो तांबे या कांसे के अर्थ में यूज हुआ हो। प्रकट होता है कि उन्हें धातु कण की जानकारी थी, मेटलर्जी का उनको पास नॉलेज था, परंतु नियमित व्यापार के होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां तो ट्रेड है, बहुत ही फ्लोरिस्ट अवस्था में है, लेकिन जब हम ऋग्वैदिक अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ जो ट्रेड, जो व्यापार है, इनका नियमित व्यापार होने का हमको एविडेंस बहुत कम ही मिलता है। आर्यजन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। जो भी हो, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। देखिए यहाँ पे समुद्र का शब्द जो ऋग्वेद में किया गया है ना, वो जल की जो राशि है ना, बहुत बड़ी जो संख्या में जल कहीं इकट्ठा रहता है, उसके लिए समुद्र का यूज किया गया था। जो आज का समुद्र है, जिसे हम ओशियन कहते हैं, सी कहते हैं, उनसे वो परिचित नहीं थे। जो भी हो, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे,
संभवतः वह किसी न किसी तरह का गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे और पुरातत्वों को अभी तक ऐसी गढ़ वाली बस्तियों का पता नहीं लगा है। ऐसा माना जाता है कि वे लोग पहाड़ों की गुफाओं से भी परिचित थे। ये बात याद रखिएगा, नहीं जहां पे वर्ड लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन की बनने की संभावना है, क्योंकि नहीं वर्ड कह रहा है तो बहुत ही क्लियरिटी के साथ कुछ बताना चाह रहा है। कहता है कि वो बस्ती, गढ़ वाली बस्तियों का पता अभी तक नहीं लगा। ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। हाल में एक जगह है हरियाणा में भगवानपुरा है, वहाँ पे एक वहाँ वह स्थल, और पंजाब में 3 स्थल है यहाँ पे खुदाई हुई है। तो पंजाब में 3, हरियाणा में 1, टोटल 4। इन सभी जगह उत्तरकालीन हड़प्पा मृत भांडों के साथ, आपको याद आ रहा है लेट हड़प्पन जो पोट्री है उसके साथ पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर, और पीजीडब्ल्यू किसका हो गया तो वैदिक पीरियड का हो गया। लेट हड़प्पन जो पोट्री है उसके साथ पेंटेड ग्रेवेयर जो कि वैदिक पीरियड का पोट्री है, ये मिला है, साथ में मिला है। दोनों कहाँ मिला है? साथ में मिला है। भगवानपुरा में प्राप्त वस्तुओं की तिथि अगर कहा जाए तो 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखी गई है, और यही मोटे तौर पर ऋग्वेद का काल भी है। यहां तक समझ में आ गया। इन 4 स्थलों का भौगोलिक क्षेत्र आज अगर देखें तो वही है जो ऋग्वेद के पर्याप्त अंश में मिलता है। ऋग्वेद में भी इन्हीं भौगोलिक क्षेत्र की बात करता है। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित धूसर विसर्भान मतलब पीजीडब्ल्यू मिले हैं, फिर भी लोहे की वस्तु और अनाज का पता नहीं है ना। पीजीडब्ल्यू तो मिला है लेकिन लोहा और यहाँ अनाज ये अभी तक नहीं मिल पाया है। हम ऋग्वैदिक अवस्था के समान काल में चित्रित धूसर विद्यमान पीजीडब्ल्यू के अंतर्गत लौह पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है ना, यहाँ पे पीजीडब्ल्यू मिला है और ये वास्तव में एक ऐसी अवस्था है जो लोहा की अवस्था से पूर्व की अवस्था है, इसीलिए लौह पूर्व अवस्था वाला पीजीडब्ल्यू कह सकते हैं। लौह पूर्व अवस्था वाली पीजीडब्ल्यू। यह बात रोचक है कि भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया, मतलब एक मिट्टी का घर है जिसमें 13 कमरा है। इनका काल निर्धारण अभी तक पक्का नहीं हो पाया है। या तो बहुत बड़े परिवार का निवास गृह होगा या जो कबीला का सरदार होगा उसका आवास होगा। इन सभी स्थलों पर गोरुओं की हड्डियां भारी संख्या में मिली है और भगवानपुरा में घोड़ों की हड्डियां भी मिली है। ये सारी बात क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं जनजातीय राज व्यवस्था। कहता है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो प्रशासन तंत्र था, राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन तंत्र आएगा ही आएगा, कबीलों के प्रधानों के हाथ में था। अगर आप आज के अफगानिस्तान को मान लें तो वहां पे कबीले होते हैं और हर जगह का अपना अपना कबीला होता है, उनके हाथ में उस एरिया का प्रशासन होता है। एक उदाहरण के लिए बताया आपको, तो आर्य जन थे, उनका भी जो प्रशासन था वो कबीलों के प्रधान के हाथ में थे, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। ठीक है, वह राजन अर्थात राजा कहलाता था, है ना। जो कबीले का प्रधान होता था उसी को राजा या राजन कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो चुका था, मतलब कबीले का जो मेन अधिकारी जो राजा था उसका बड़ा बेटा या उसका बेटा ही राजा होता था, वही राजन होता था। इसी को हम बोलते हैं अनुवांशिक होना। देखिए, राजा एक प्रकार का सरदार था और उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। देखिए, फिर नहीं दे दिया है, इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जो राजा था उनके हाथ में असीमित अधिकार थे। जैसे ये स्टेटमेंट आया तो समझ लीजिए कि ये गलत है। ऋग्वैदिक काल में राजा के हाथों में असीमित अधिकार नहीं था, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी होती थी। क्योंकि कबायली संगठन था, वहां पे जो कबीला होता था उसके सरदार थे, कबीला में संगठन होता था, उन संगठन के लोगों से उनको सलाह लेनी होती थी। और हमें इस बात का भी आभास मिला है कि कबीले की आम सभा होती थी जो समिति कहलाती, मतलब कबीले में जो एक आम सभा होता था उस सभा को जो नाम दिया गया समिति कहलाया। और ये समिति क्या करती थी? अपने राजा को चुनती थी। देखिए, एक तरफ यहाँ पे वंशानुगणन की बात कर रहा है
और एक तरफ ये भी कह रहा है कि कबीले का जो आम सभा था, जो समिति कहलाती थी, वह अपने राजा को चुनती भी थी। मतलब ये बात जो है, इसकी भी संभावना, मतलब चुनाव की भी संभावना वहां पे बना हुआ था। राजा को अपने कबीले का रक्षक कहा जाता था कि राजा क्या करता था, अपने कबीले की रक्षा करता था। वह कबीले की मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध में लड़ता था और कबीले की, पूरे कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना भी करता था। कौन, राजा या राजन। ठीक है। ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर, कबीलों या कुलों के आधार पर बने हुए संगठनों का उल्लेख मिलता है। मतलब किस बेसिस पे, तो कबीलों के आधार पे या कुलों के आधार पे कई सारे संगठन जो है उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जैसे सभा, समिति, विदथ और गण। ये 4 ठो तो हमेशा याद रखिएगा, सभा, समिति, विदथ, गण, जिसमें सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ये 4 जो संगठन का नाम बताया है आपको, ये विचार विमर्श करते थे, सैनिक या धार्मिक कार्य करते थे। ऋग्वेद काल में स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। कई बार ये सवाल आ चुका है कि सभा और विदथ, देखिए 4 संगठन है, एक सभा है और एक विदथ है। इन दोनों में ऋग्वेद काल में स्त्रियां भी भाग लेती थी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति, ये दोनों संगठन इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए इनका मुंह जोड़ते रहते थे। तो याद रखिएगा, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा और विदथ में स्त्रियां भी भाग लेती थी। सभा और विदथ, 2 चीज याद रखिएगा। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा का सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र, याद रखिएगा, वशिष्ठ इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके थे कि जो वशिष्ठ, भरत और कुरु है ना, इनके कौन थे, पुरोहित थे। तो कहता है वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। जो वशिष्ठ है वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो है उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ये जो आज हम गायत्री मंत्र सुनते हैं ना, इनकी रचना कौन किए थे, तो विश्वामित्र किए थे। पर्पस क्या था, लोगों को आर्य बनाने के लिए, अर्थात विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना लोगों को आर्य बनाने के लिए किया था। गॉट माय पॉइंट। पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश देता था कि राजा तुम्हारा कर्तव्य क्या है। इस बात का जो उपदेश है, इस बात का जो ज्ञान है, पुरोहित ही दिलाते रहता था राजा को। उसका गुणगान करते थे, राजा का गुणगान भी करते थे और बदले में गायों और दासियों के रूप में प्रचुर दान दक्षिणा पाते थे। पुरोहित के बाद अगर कोई था तो वह था सेनानी का स्थान, जो भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानते थे। हमें ऐसे अधिकारी का पता नहीं चला जो कर वसूल करता था। देखिए ये बात एकदम क्वेश्चन दे देगा। ऋग्वेद काल में हमें एक ऐसे अधिकारी की पता चला है जो कर वसूल करता था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं चला है। ये बात समझिएगा। संभवतः प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देता था। मतलब प्रजा जो है स्वेच्छा से अपना अंश दे देता था। इस अंश का नाम उस समय में बलि दिया गया, बलि था जिसको चढ़ावा कहा जाता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। याद रखिए, सभा जब भी लगता था तो उसमें इस वस्तु को बांट दिया जाता था, भेंट को और लूट की वस्तुओं को। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। देखिए फिर कह रहा है कि नहीं है, न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। कहता है कि अगर देखिए न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वह कोई आदर्श समाज था कि यहां इसकी जरूरत ही ना हो। कहता है अगर आप देखें, चोरी और सेंधमारी होती थी। कहाँ, ऋग्वेद में। गायों की चोरी तो विशेष रूप से होती थी। ऐसे समाज विरोधी हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखा जाते थे। इसका मतलब ऋग्वेदिक काल में भी गुप्तचर लोग रहते थे। अधिकारियों के पदनामों से नहीं लगता है कि वे भूभाग पर शासन करते थे। मतलब भूभाग पर शासन करना का एविडेंस हमें वहां के किसी भी पद नाम ऋग्वेद में किसी सोर्स से नहीं मिलता है। फिर भी लगता है कि कुछ अधिकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। चारागाहों और आबाद गांवों पर उनके विशेष अधिकार थे। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वराजपति कहलाता था। याद रखिएगा, चारागाह जहां पशु चरता था, उस भूभाग
या बड़े जत्थे में जहां लोग रहते थे उनका जो प्रधान होता था उसको व्राजपति कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकारी के नाम है ना, ये सारे पूछे जाते हैं। व्राजपति किसको कहा जाता था? तो चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान को कहा जाता था। वहीं परिवार का जो प्रधान होता था ना उसको कुलपा कहा जाता था या कुलप कहा जाता था, अथवा लड़ाकू दलों के प्रधान को, है ना। वहीं परिवार के प्रधानों को जो कुलपा कहलाते थे अथवा लड़ाकू दलों के प्रधान को, तो एक तो परिवार के प्रधान कुलप या कुलपा कहलाए और जो लड़ाकू दल के प्रधान थे उसको ग्रामणी कहलाते थे, को साथ करके युद्ध में ले जाते थे। कौन? तो ये व्राजपति। सुनिए ना इधर, व्राजपति क्या करते थे? तो परिवारों के प्रधान कुलप और लड़ाकू दल के प्रधान ग्रामणी, इन दोनों को साथ करते थे और युद्ध के मैदान में जाते थे। आरंभ में ग्रामणी कौन थे? तो युद्ध लड़ाकू दलों के प्रधान थे। आरंभ में ये ग्रामणी छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था, पर बाद में जब ये टोली अस्थिरवासी हो गया, मतलब अस्थायी रूप से कहीं पे बस गया, तब ये ग्रामणी जो है ना सारे गांव का मुखिया हो गया और कालांतर में वही व्राजपति बन गया। समझ में आया? व्राजपति कैसे बन गया फिर बाद में? राजा कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था। फिर देखिए नहीं लगा हुआ है, ऋग्वेद काल में जो राजा होते थे वो कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखते थे। नियमित या अस्थायी सेना का मतलब क्या हो गया कि सालों भर सेना रहता था, उनको पेमेंट दिया जाता था, है ना, उनसे सालों भर कुछ न कुछ युद्ध या अभ्यास कराया जाता था, ये व्यवस्था नहीं था। लेकिन युद्ध के समय में स्वजनों की सेना संगठित कर ली जाती थी जिसको मिलिशिया कहा जाता था। व्रात, गण, ग्राम और सर्द नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। कितने? तो व्रात हो गया, गण हो गया, ग्राम हो गया, सर्द नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियां लड़ाई करती थी। ये विभिन्न कबायली जो टोलियां है ना उसका नाम है ये। कुल मिलाकर यह कबायली ढंग का शासन था जिसमें सैनिक तत्व प्रधान था। मतलब ये जो शासन था ना, ये जो प्रशासन था, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, इनमें सिविल मतलब नागरिक शासन उतना प्रधान नहीं था बल्कि सैनिक तत्व प्रधान था। नागरिक शासन या प्रादेशिक प्रशासन जम नहीं पा रहा था। इस समय में नागरिक प्रशासन नहीं था बल्कि इसमें इस प्रशासन में सैनिक तत्व बहुत ज्यादा था। सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं था बल्कि जो सैनिक तत्व जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोग निरंतर स्थान बदलते और फैलते रहते थे। ये बात समझ में आ गई? कबीला और परिवार, इसकी बात करें तो सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। इस बात को समझिएगा, जो सामाजिक संगठन था ना वो जन्म पे आधारित था। जैसा कि कई ऋग्वेदिक राजाओं के नामों से ज्ञात होता है कि व्यक्ति की जो पहचान होती थी ना उसके कुल या गोत्र से होती थी। कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी। देखिए याद रखिएगा, ये जो गोत्र होता है या जो कबीला होता है ये वास्तव में एक तरह का सिक्योरिटी होता है ना। इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा आस्था होता है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगा तो हमें हमारे कबीले के लोग बचा लेंगे, जिसे जन कहा जाता था। किन को? कबीले को। एक पुरानी ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है ना। एक ऋचा है, ऋग्वेदिक में एक ऋचा है, उसमें जो 2 जन है उनकी जो संयुक्त क्षमता है, मतलब 2 कबीले की जो संयुक्त युद्ध क्षमता है उसको 21 बताई गई। इससे यह लक्षित होता है, ये रिफरेंस निकलता है कि किसी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नहीं रहती होगी। क्लियर? ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग, देखिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख है ना 275 बार है। ये सवाल अब बनने लगा है कि ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 275 बार। पर जनपद की अगर बात करें, ये जो जनपद है ना शब्द एक बार भी नहीं आया है। ये देखिए, फिर जहां भी नहीं वर्ड लगा हुआ हो वहां आपका ब्रेन अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जन शब्द 275 बार आया है और जनपद एक बार भी नहीं आया है। जनपद का मतलब ये राज क्षेत्र हो गया। लोग कबीले के अंग थे क्योंकि उन दिनों में राज क्षेत्र या राज स्थापित नहीं हो पाया था। मतलब राज क्षेत्र मतलब लैंड, ये भूभाग हमारे राज्य का है, ये कंसेप्ट नहीं आया था। ऋग्वेद में जो दूसरा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है कबीले।
के अर्थ में मिलता है वह है विष। कबीले के अर्थ में जन शब्द मिलता है ना, और ये 275 बार आया था। ऋग्वेद में कबीले के अर्थ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है वह है विष। इसका अनुवाद गोत्र या क्लैन भी किया जा सकता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। याद रखिएगा, जिस टर्मोलॉजी का उस ऋग्वेद में जितनी बार उसका रेफरेंस आएगा, मतलब समझ लीजिए कि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। संभवतः विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। मतलब विश्व को लड़ाई को ध्यान में रखते हुए कई टोलियों में बांटा गया। उसमें जो टोली का नाम होता था उसको ग्राम नाम दिया गया। उस समय ग्राम से स्वजनों के छोटे समूह का बोध होता था। जब ये ग्राम आपस में टकराते थे तब उसी को संग्राम या युद्ध कहा जाता। समझ में आ गया? संग्राम है ना। यूपी में एक मेरे भाई साहब हैं जिनका नाम है संग्राम, वो डीएसपी है यूपी में। तो उन्हीं के तब संग्राम, दो ग्राम के बीच में जब युद्ध होता है तो उसको संग्राम कहते हैं। और ग्राम में कबीलों को बांटा जाता था। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। वैश्य है ना, विष वैश्य। वैश्य नामक जो बहुसंख्यक वर्ण का है, इसका जो उदय हुआ है इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। यही बात कहा गया है यहाँ पे। ऋग्वेद में परिवारवाचक शब्द अगर कुछ आया है तो उसको कुल कहा गया है। कुल, कुल शब्द के लिए, परिवार के लिए प्रयोग में आया है। प्रयोग ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है, मतलब बहुत ही रेयर रेफरेंस है परिवार के लिए कुल शब्द का। इसमें माता, पिता, पुत्र, दास आदि ही नहीं आते थे, बल्कि और भी लोग आते थे, है ना। प्रतीत होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द था। मतलब पहले परिवार के लिए जो कोई वर्ड आता था वो गृह था। ऋग्वेद में बार बार ये शब्द आया है। प्राचीनतम हिंद यूरोपीय भाषाओं में पोते, नाती, भांजे, भतीजे आदि सब के लिए एक ही शब्द था। मतलब समझ रहे आ रहे हैं आप? इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण नहीं हुआ था, है ना, बहुत अधिक नहीं हुआ था। मतलब देखिए, संबंधों का अधिक विभेदीकरण हो जाएगा तो हर संबंध को नाम दिया जाएगा, लेकिन समाज में उतना ज़्यादा विभेदीकरण नहीं हुआ था तो नाम उतना ज़्यादा नहीं दिया गया था। जैसे हम लोग चाचा बोलते हैं तो चाचा में मतलब सब चाचे आ जाते हैं, है ना। चाची में सब चाची आ जाती है, मौसी में सब मौसी आ जाती है। लेकिन अगर संबंध में बहुत ज़्यादा विभेदीकरण होगा तब छोटी मौसी, बड़ी मौसी, चाची, छोटी चाची, वो चाची, बड़ी चाची, चाची का जहाँ मैकी होगा उस नाम से पुकारा जाएगा। पर इतना विभेदीकरण हुआ नहीं था। और कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई था। रोमन समाज की तरह यह पितृत्वात्मक परिवार था जिसमें पिता मुखिया होता था। मतलब रोमन समाज से कंपेयर किया गया, उससे कंपेयर किया गया तो वहां भी पितृसत्तात्मक था, मतलब पैटर्निकल था। यहाँ भी पैट्रियार्कल था, यहाँ भी पैट्रियार्कल है, मैट्रियार्कल नहीं है। जान पड़ता है कि परिवार की अनेक पीढ़ियां एक ही घर में साथ साथ रहती थी। 3 पीढ़ी तो आज भी रहते हैं हमारे यहाँ। निरंतर युद्ध में लगे पितृतंत्रात्मक समाज में लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते थे, है ना। युद्ध के मैदान में बेटा ही जाता था और उस समय में कबायली युद्ध बहुत होते थे, इसीलिए देवता से जो प्रार्थना किया जाता था तो वो पुत्रों के लिए प्रार्थना किया जाता था। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना कहीं व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा मतलब संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार की गई है। ये बात समझ में आ गया? ये देखिए, स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। ये बात याद रखिएगा, स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। वहां पे एक बार विदत है, इसका मतलब स्त्रियां जो है सभा समिति और विदत में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। सूक्तों की रचना करने वाली 5 महिलाएं हमें ज्ञात है। बाद के ग्रंथों में तो हमें ऐसी 20 स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने सूक्तों की रचना की। निसंदेह सूक्तों की रचना मौखिक होती थी
और उस काल में कोई लेख नहीं होता था। सूक्तों की रचना मौखिक मतलब अपने दिमाग से ही सोचता था, सोच सोच करके उसकी रचना करते थे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसको ट्रांसफर होता था। वो जो एक पीढ़ी रचना करता था, दूसरी पीढ़ी उसी को सोचता था, समझता था, रटता था, उनको कुछ ऐड ऑन करना होता था तो उसमें कुछ और जोड़ देता था। मतलब ओरली ही चलता आते रहता था। विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाओं के अवशेष का आभास अभी भी मिलता है। जुड़वा भाई बहन यम और यमी की कहानी हमें मालूम है। देखिए, जुड़वा भाई बहन है यम और यमी। जो यमी है, जो बहन है, उसने यम भाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर भाई ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब भाई का विवाह का कंसेप्ट आ गया था, किससे विवाह होगा और किससे नहीं होगा, ये सारी क्लियरिटी आ गया था। बहुपति प्रथा मतलब एक पत्नी को कई पति थे, इसको बोलते हैं बहुपति प्रथा के भी कुछ संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए मरुतों ने रौदसी को मिलकर भोगा, मतलब रौदसी नाम की एक लड़की थी और उनके कई पति थे। और सूर्य की पुत्री सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी। सूर्य भगवान, जो भी सूर्य है, उनकी पुत्री का नाम सूर्या था और उनकी जो शादी है अश्विन नाम के दो भाई थे उनके साथ हुआ था। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत नहीं हैं, शायद ये मातृतंत्रात्मक स्थिति के द्योतक अवशेष हैं। और हम माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण भी पाते हैं, जैसे मामते। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गया। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का भी आभास मिलता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार सवाल बन चुका है कि ऋग्वेद में नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है कि नहीं, ऋग्वेद काल में विधवा विवाह का प्रथा था कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, मतलब ऋग्वेद काल में बाल विवाह नहीं था, जबकि बाद में ये बढ़ता चला गया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। जान पड़ता है कि जो ऋग्वेदिक काल में 16 वर्ष की आयु में विवाह होता था। समझिए, 16 वर्ष की आयु में ही विवाह होता था, उससे पहले विवाह नहीं होता था। कितनी बड़ी बात है। सामाजिक वर्गीकरण ऋग्वेद में हमें 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास के पश्चिमोत्तर भारत के लोगों के शारीरिक रूप रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। याद रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत मतलब ये आपका स्पेस हो गया और ये आपका टाइम हो गया। इस समय में इस जगह पे जो लोग रहते थे उनके शारीरिक जो रंग रूप होते थे उनका आभास मिलता है। किससे? ऋग्वेद से। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और प्रतीत होता है कि आर्य जो भाषा भाषी थे ना, वो गौर वर्ण के थे, मतलब गोरे थे, और जो मूलवासी यहाँ के थे वो काले रंग के थे। ये सब प्रतीत होता है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि सामाजिक वर्ग विन्यास में रंग को परिचायक चिन्ह बनाया गया होगा, लेकिन रंग भेददर्शी पश्चिमी लेखक जो आप समझते हैं, जो भारत गुलाम हुआ था, भारत में जो कॉलोनियल रूल हुआ था, उस समय जो भारत में जो वेस्टर्न राइटर आए थे, इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बढ़ाया, प्रस्तुत किया कि ये आर्य लोग जो है गोरे होते थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो काले होते थे। ये बढ़ा चढ़ा के इतना प्रस्तुत कर दिया था। वास्तव में यहाँ के समाज में खाई को बढ़ाने के लिए ये कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस थे, कॉलोनियल राइटर्स थे, जो वेस्टर्न राइटर्स थे, इनको बढ़ा चढ़ा करके लिखा था। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य था। बस देखिए, वर्ग का जो सृजन हुआ ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हुआ ना, कई क्लास में जो बटा ना, उसका एक जो मेन कारण था वो कि जो पहले के वासी थे उन पर आर्यों का आधिपत्य जो हो गया, तो आर्यों द्वारा जीते गए जो लोग थे उसको दास और दस्यु कहा जाने लगा। जो जनों को लोग दास या गुलाम शूद्र हो गया। देखिए, आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास, गुलाम और शूद्र हो गए। आप समझिएगा, दास और गुलाम कौन हुए? जिनको आर्यों ने जीता उनको दास और गुलाम कहा गया। रंग भेद ये सब नहीं था। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है ना। जीती हुई वस्तुओं में कबीर, देखिए एक बार फिर स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ है, जो वर्ग में विभाजित हुआ है, एक कारण और भी था कि जो भी जीती हुई वस्तु थी ना, उसमें जो कबीले के सरदार थे और जो पुरोहित थे उनको अधिक हिस्सा मिलता था,
और स्वभावतः वे अपने गोतियों और भाई बंधुओं को इसे वंचित करते हुए अधिक संपन्न होते गए। इससे कबीले में सामाजिक असमानता का सृजन हुआ। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बट गया। क्या? योद्धा हो गया, पुरोहित हो गया और सामान्य लोग हो गया। समझ में आया क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन का कारण क्या है, इनको अच्छी तरह से समझिएगा। इसी तरह का विभाजन अगर आप देखें तो ईरान में भी हुआ है। चौथा वर्ग जो है वो शूद्र कहलाता था और ऋग्वेद काल में के अंत में दिखाई पड़ता है। मतलब चौथा जो शूद्र क्लास है वह ऋग्वेद के अंतिम में दिखाई देता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। मतलब शूद्र का प्रथम बार उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और 10वें मंडल को ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया। इसीलिए इस शूद्र का जो कंसेप्ट है ये सबसे बाद में आया। क्लियर? पुरोहित को दक्षिणा में दास दिए जाने की बात बार बार आई है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी जिनसे घरेलू काम लिया जाता था। देखिए उस समय में ऋग्वेदिक काल में दास पर्यटक तक खेती के काम में या अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे। ये फिर देखिएगा यूरोप का जो कंसेप्ट है वहां से जोड़िएगा, जो उस समय के जो अन्य सिविलाइजेशन थे वहां से कंपेयर कीजिएगा, तो वहां पे दास को खेती के काम में लगाया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो दास है उसको खेती के काम में नहीं लगाया जाता था। कहता है ऋग्वेदिक युग में ही व्यवसाय के आधार पर समाज का विभेदीकरण हो चुका था। किसके आधार पे? तो व्यवसाय के आधार पे। किंतु उन दिनों में यह विभेदीकरण बहुत बड़ा या कड़ा नहीं था। ऋग्वेद में एक ऋग्वेद में ऋचा आया हुआ है, रचना आया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है, वो परिवार के एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। इसका मतलब एक ही परिवार में 3 अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग साथ साथ रहते हैं। याद रखिएगा। कहता है गाय, घोड़े, रथ, दास दासियां आदि दान में दिए जाते थे। युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई और इससे समान कबायली लोगों को वंचित करते हुए राजा और पुरोहित लोग आगे बढ़ने में सहायता मिली। बात समझ में आ गया? चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक राजस्व या कर वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। मतलब टैक्स कलेक्शन बहुत कम था। हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर याद रखिएगा, ऋग्वेद में दान में भूमि का उल्लेख नहीं मिलता है। अन्न दान का भी जो वर्णन है वो बहुत ही विरल है। हम दास दासियां पाते हैं दान में, लेकिन मजदूर अर्थात मजदूरी पे खटने वाले श्रमिक नहीं देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, श्रमिक, मजदूरी पे खटने वाला, ऐसे व्यक्ति जो अपने परिश्रमिकों को बेचता हो, जो अपना जो परिश्रम करने की क्षमता है उसको बेचता है और लोग उसके बदले में उसको पैसा या दूसरा चीज देता हो, ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। समाज में कबायली तत्व प्रधान था तथा कर संग्रह और भूमि संपदा के स्वामित्व पर आश्रित सामाजिक वर्गीकरण नहीं हुआ था। याद रखिए, कर संग्रह करना और भूमि संपदा के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण अभी तक नहीं हुआ था। समाज अभी भी कबायली और बहुत कुछ समतानिष्ठ था। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे किस चीज का? ऋग्वैदिक देवता। हर समुदाय को अपना धर्म का आलोक अपने ही परिवेश में मिलता है। क्या मतलब हुआ? कहता है जितने भी समुदाय हैं, है ना, उनको धर्म का जो कंसेप्ट है, धर्म के जो एलिमेंट्स हैं, वो उनके अपने परिवेश में ही मिलता है। यही बात इसमें कहा गया है। वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए पहेली के जैसा था, है ना। कभी रात, कभी दिन, कभी सूरज, कभी बारिश, कभी बादल, ये सब एक पहेली जैसा लगता था इनको कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया, अरे अभी तो धूप था, अभी कैसे बादल आ गया। ये एक पहेली के जैसा था, है ना। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में ही दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इसमें मानव और पशु के गुण आरोपित कर दिए। समझ में आ गया कैसे देवी देवता का कंसेप्ट मानव ने अपने मन में तैयार किया, है ना। ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं थे,
लेकिन मानव ने उनको अपने मन में अपने अनुरूप ढालने का कोशिश किया। अब थे या नहीं, इसमें बहुत लंबा डिबेट है। जब जिसको आप नकार ही नहीं सकते हैं तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, यही बात है। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुति में विभिन्न ऋषियों की रचे सूक्त भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में सबसे अगर कोई प्रतापी देवता माना गया है तो वह है इंद्र। उसको क्या कहा जाता था? तो पुरंदर। वो करते क्या थे? तो किला को तोड़ता था। इंद्र आर्यों के युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किए गए हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया था और उन्हें विजय दिलाई थी। इंद्र पर लगभग 250 सूक्त है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंद्र पे कितने सूक्त हैं? लगभग 250 सूक्त हैं। वह बादल का देवता माना गया है। कई बार पूछा जा चुका है बादल का देवता किसे कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। दूसरा स्थान किसी का था तो वो अग्नि का है और उस पे लगभग 200 सूक्त है। याद रखिएगा, आदिम अवस्था के लोगों में अग्नि की भूमिका बड़े महत्व की रही होगी, क्योंकि इससे वे जंगलों को जलाना, खाना पकाना के काम करते थे। अग्नि की उपासना न केवल भारत अपितु ईरान में वे अभी भी है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ का काम किया। क्यों? क्योंकि समझा जाता था कि अग्नि में जो डाली जाती है आहुति, वह धुआं बनकर के आकाश में चला जाता है और अंततः देवताओं को मिल जाती है। दूसरा स्थान तो अग्नि का था। तीसरा स्थान किसका था? तो वरुण का था, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। उसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। किसको? वरुण को। जल और समुद्र का देवता, ऋत या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक किसको माना गया? तो वरुण का। और समझा जाता है कि जगत में जो भी घटना होती है वह उसी की इच्छा का परिणाम है। समझिएगा, किसको? तो वरुण को। सोम है ना, पतियों का अधिपति माना जाता था और एक मादक रस का नाम उसी के नाम पर पड़ा है। याद रखिएगा, एक मादक रस था, उसका नाम इसी के नाम पे पड़ा है। ऋग्वेद में बहुत से सूक्तों में एक पौधे जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हो पाई है, उसको सोमरस बनाने की विधि बताई गई है। उसमें उसी से, उस पत्ते से सोमरस बनाने की विधि बताई गई है। जो मरुत है उसको आंधी का देवता बताया गया है। ध्यान रखिएगा, मरुत किसका देवता है? तो आंधी का। इस प्रकार हमें इसमें ऐसे बहुत सारे देवताओं को उल्लेख मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप के साथ ही मानवोचित व्यवहार भी करते थे। ये बात समझ में आ गया। देवताओं में कुछ देवियों भी है, जैसे अदिति, उषा, जो प्रभात के समय की प्रतिरूप है, किंतु ऋग्वेद में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। उस काल में पितृत्मक समाज में देवों का बोलबाला था, देवियों से कहीं अधिक था। किसका? देवों का बोलबाला। देवताओं की उपासना कैसे किया जाता था? ये सवाल आया है। देवताओं की उपासना का जो मुख्य रीति था वो स्तुति पाठ था और यज्ञ बलि मतलब चढ़ावा अर्पित करके किया जाता था। ऋग्वेद काल में स्तुति पाठ पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। यह स्तुति पाठ क्या होता था? तो सामूहिक भी होता था और कभी कभी अलग अलग भी किया जाता था। जितने भी कबीले थे, हर कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। लगता है कि स्तुति पाठ कबीले या गोत्र भर के लोग समवेत स्वर में करते थे, एक साथ जोर जोर से करते थे। यज्ञाहुतियों में भी यही बात होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या यज्ञाहुति में साक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। या याद रखिएगा, जो यज्ञाहुति थी या बलि दी जाती थी उसमें क्या दिया जाता था? बलि में साक, जौ आदि वस्तु। परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या यागिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ये या फिर देखिए नहीं वर्ड है तो आपको यहाँ पे बहुत ही अलर्ट हो जाना है कि ऋग्वैदिक काल में जो बलि चढ़ाया जाता था, जो वस्तु चढ़ाई जाती थी, उस समय में कोई भी अनुष्ठानिक या यागिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। उन दिनों शब्द में किसी जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था जितना उत्तर वैदिक काल में माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में मंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगा था। मंत्र का सही उच्चारण हो, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा था। कहते हैं ऋग्वेद काल के लोग देवाराधना क्यों करते थे?
वे लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते। मतलब देवताओं की आराधना क्यों करते थे? आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल उत्थान होता है उसके लिए नहीं, जन्म और मृत्यु का जो कष्ट है उसकी मुक्ति के लिए नहीं। फिर किस लिए करते थे? वे अपने देवताओं से क्या मांगते थे, किसके लिए स्तुति करते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि उसे संतति मिले, उसे पशु मिले, अन्न मिले, धान मिले, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। याद रखिएगा, ये कह सकता है ऋग्वेदिक काल के लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए देवाराधना करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा वो नहीं करते थे, वो देवताओं से कुछ मांगते थे, वो कामना करते थे, इसीलिए वो उसकी उपासना करते थे। ये बात समझ में आ गया? ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैंने पहले ही पढ़ा था, ये सारे चीज को सॉल्व कीजिएगा, याद कीजिएगा, याद रखिएगा। पीटी मेंस इंटरव्यू हर एक जगह से यहाँ बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, देश के विभिन्न एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश किया। इसमें जितने भी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज यूज किए हुए हैं उनको एक अलग मैप समझाने का कोशिश किया, कई मैप को दिखा करके आपको सारी चीज बताने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की ये आपको पिक्चर के फॉर्म में दिख रहा होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये सारी बातें सही है तो आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं पहले नहीं बोलता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें। मैं सबसे लास्ट में बोलता हूं, मैं उनसे बोलता हूं जो सच में मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, जिनके लिए जरा सा भी मेरा ये वीडियो काम का हुआ हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे भी यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।